हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज हम लोग देखेंगे जो आपका क्लास 10 साइंस है उसका 40 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको साइंस में कुछ नहीं आता, बिल्कुल कमजोर हो, अभी तक आपने साइंस में कुछ नहीं पढ़ा, तो ये 40 प्रश्न आप कंप्लीट कर लो। आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा मार्क स्कोर कर सकते हो। मैं आपको 100% बता रहा हूं, 100% आपका इस जितने प्रश्न लिए गए हैं इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। ये वीडियो साइंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना है और छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। बहुत बड़े वीडियो आप लोगों के लिए आने वाले हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो देखने के बाद आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो चलो फिर हम लोग एक एक प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोग देखो। पहला प्रश्न हमारा क्या है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। पहले चैप्टर का पहला प्रश्न देखो। जो वायु है उसमें जो वायु में जलाने से पहले जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे इसका उत्तर क्या है। देखो, इसका आंसर है कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड, आपको पता है जो हवा होता है यानी कि वायु होता है उसमें ऑक्सीजन होता है। कौन सी गैस? ऑक्सीजन। और जो मैग्नीशियम यानी कि धातु क्या कर लेगा? ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड जल्दी जलता नहीं है, तो इसी को हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ करने के लिए दहन मतलब जलना, यानी कि दहन से पहले रेगमाल से रगड़ कर इसे साफ कर लेते हैं। जब हम उसे साफ कर लेंगे तो आपका जो मैग्नीशियम रिबन है वो काफी आसानी से जलने लगेगा। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो आपको मैं बहुत शॉर्ट में बताया हूं कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ करने के लिए हम लोग दहन से पहले इसे रगमाल से रगड़कर साफ कर लेते हैं। ठीक है, पूरे साइंस का है, एक चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो में है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा हो चुका है, जो कि आई होप कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठो। जितना क्वेश्चंस बताया जा रहा है उसका नोट्स बनाओ। पहला क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो जितना बताया गया है। पहला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट VIMP प्रश्न है पहले चैप्टर का। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे जो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि लोहे की वस्तु जो होती है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। देखो, आप लोगों ने देखा होगा अगर आपके घर में कोई भी लोहे की वस्तु बनी हुई है तो हम उसे पेंट कर देते हैं। तो इसका रीजन क्या है, आखिर हम लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं। इसका आंसर देखो कि जो लोहे की वस्तुओं पर पेंट करने से जो उसकी अभिक्रिया वायु में उपस्थित नमी व ऑक्सीजन से नहीं हो पाती। अगर नमी और ऑक्सीजन से नहीं होगी अभिक्रिया तो जो लोहा है उसमें जंग नहीं लगेगा। ठीक है, यानी कि जंग नहीं लगेगा तथा जंग लगने से बच जाता है। अगर हम पेंट नहीं करेंगे तो जो लोहा है उसमें जंग लग जाएगा और वो धीरे धीरे संक्षारित होने लगेगी और धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तो इसीलिए हम लोग लोहे की वस्तुओं को पेंट कर देते हैं ताकि जो आपका मतलब उपस्थित जो आपका वायु में उपस्थित ऑक्सीजन या फिर नमी से अभिक्रिया ना कर पाए। ठीक है, और जंग लगने से बच जाए। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नोट कर लो, सारे क्वेश्चंस याद करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है। अब हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। तीसरा नंबर ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VIMP है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। लिखा हुआ है ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो मैं आपको उदाहरण सहित समझाने वाला हूं। देखो, पहले हम लोग समझेंगे जो आपका ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है। देखो, आप दो नाम है, एक है ऊष्मा क्षेपी और एक होता है ऊष्मा शोषी। तो ऊष्मा क्षेपी का अर्थ है जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। देखो, कहने का अर्थ क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद जो आपका प्रोडक्ट बनता है, तो उत्पाद के साथ साथ जो ऊष्मा होती है ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं तो अगर आप लोग समझो, ध्यान से समझना, इसका एग्जाम्पल क्या होगा ऊष्मा क्षेपी का। जैसे आपका क्या है, मेथेन है। ठीक है, मेथेन, तो अगर आप मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4, ये गैस की अवस्था में होता है, यानी कि G, यानी कि गैस की अवस्था में। और अगर आप इसका ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराओगे, 2O2 करना है। ठीक है, ऑक्सीजन ये भी आपका गैस की अवस्था में होता है। ठीक है, तो यहां आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा, पहले तो आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ठीक है, ये भी गैस की अवस्था में होता है और प्लस आपको वाटर मिलेगा।
क्या मिलेगा? वाटर H2O, ये भी गैस की थोड़ा भाप की अवस्था मिलेगा, लिक्विड की अवस्था में नहीं मिलेगा, भाप की अवस्था में। अब यहां एक चीज और ऐड हो जाएगा, इसमें आपकी प्लस ऊष्मा भी उत्पन्न होगी, प्लस ऊष्मा, ऊष्मा भी उत्पन्न होगा। तो यही तो कहा गया, ये आपका उत्पाद है, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकल रही है, देख सकते हो। तो ये आपका होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, प्लस में आपकी ऊष्मा लिखना है कि इसमें ऊष्मा निकल रही है। तो ये हमारा हो गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब हम लोग देखेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आपका ऊष्माशोषी, देखो यहां आप देख सकते हो ऊष्माशोषी, शोषी का मतलब होता है अवशोषण, अवशोषण मतलब होता है माइनस ऊष्मा, यानी कि ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती बल्कि ऊष्मा लगता है बनने में। तो जैसे यहां अगर परिभाषा बताई जाए तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, अवशोषित होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माशोषी की परिभाषा आपको समझ में आई। ऊष्माशोषी अभिक्रिया आई होप समझ में आ गया होगा। कि कहने का अर्थ है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा, ऊर्जा को आप ऊष्मा भी कह सकते हो, अवशोषित होती है, उन्हें हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को मैं बता दूं, बहुत आसान सा, जैसे आप लोग N2 है, N2 में आप O2 जोड़ो, तो N2 में जैसे आप O2 जोड़ोगे तो आपका क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा यहां 2NO, लेकिन इसमें आपकी क्या होगी? ऊष्मा की आवश्यकता होगी, यानी कि माइनस ऊष्मा, माइनस ऊष्मा लिखा जाएगा। उसमें प्लस ऊष्मा था, यानी कि ऊष्माक्षेपी में प्लस ऊष्मा था, लेकिन ये पॉइंट है और इसमें आपका माइनस ऊष्मा रहेगा। इतना याद रखना, कभी भी गलत मत करना वरना आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो आप लोग सही लिखना, इसमें आपको माइनस ऊष्मा लिखना है और आपको ऊष्माक्षेपी में प्लस ऊष्मा लिखना है, इतना अंतर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और आप लोग नोट्स जरूर बना रहे हो। 40 प्रश्न है, सारे का नोट्स बना लो क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। ये आप लोग क्वेश्चन देखो, ये आपका दूसरा चैप्टर का है। देखो लिखा है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, जो आपका शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस होता है, शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती हैं? जैसे आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक गैस यानी कि ये एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये तो भाई अम्ल है, तो ये बदल देना चाहिए लिटमस पत्र के रंग को, लेकिन क्यों नहीं बदलती? ये है पॉइंट। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा ओनली 1 मिनट में। ठीक है, लिखा हुआ है जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है, शुष्क लिटमस पत्र के रंग को इसलिए नहीं बदलती है क्योंकि शुष्क मतलब आपका HCl गैस में हाइड्रोजन आयन नहीं होते। अगर वो शुष्क है तो शुष्क मतलब वो उसमें क्या नहीं होंगे? हाइड्रोजन आयन नहीं होंगे। ठीक है, देखो शुष्क मतलब अगर शुष्क लिखा हो तो उसमें आप समझ लो कि इसमें हाइड्रोजन आयन नहीं है। तो हाइड्रोजन आयन नहीं होते इसलिए ये क्या करते हैं? अम्लीयता का अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित करते। और अगर अम्लीयता का अभिलक्षण ही प्रदर्शित नहीं करेंगे तो फिर ये रंग को कैसे बदलेंगे? तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको माइंड लगाकर समझना होगा कि शुष्क जो हाइड्रोक्लोरिक गैस होता है, शुष्क लिटमस पत्र के रंग को इसलिए नहीं बदलती क्योंकि जो शुष्क आपका HCl गैस है में हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन, इसे कह सकते हो, आयन नहीं होते, इसलिए यह अम्लीयता का अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित करता। अगर अम्ल होता, अम्लीयता का अभिलक्षण प्रदर्शित करता तो ये तुरंत बदल देता रंग को, जो लिटमस पेपर का रंग है। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ज्यादा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सारे क्वेश्चन नोट कर लो। आपको गलती नहीं करना कि आपने नोट्स नहीं बनाया, बोर्ड एग्जाम में यही नोट्स आपका साथ देंगे, इसी नोट्स को पढ़कर आप टॉपर बनोगे। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बना लेना, ये हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है, यहां आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखो कि जो शुद्ध आशुद्ध जल का pH मान कितना होता है। देखो प्रश्न तो बहुत छोटा है, लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा क्या है? सबसे पहले आप ये समझो कि जो बिल्कुल शुद्ध आशुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो इसका तो आप लोगों को पता होगा, या फिर आप इसी प्रश्न को पूछ सकता है उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। तो इसका आप लोगों को आंसर तो जरूर पता होगा, क्या है? सही है 7। ठीक है, 7 होता है शुद्ध आशुद्ध जल का pH मान। ठीक है, तो याद रखना 7 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5।
अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज्यादा आसान है, देखो बहुत ध्यान से समझना है, पीएच मान से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। जो ताजा दूध होता है तुरंत लगाया जाए तो उसका पीएच मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर समझाइए। मतलब जो ताजा दूध होता है उसका तो पीएच मान 6 होता है, अगर हम उसको दही बना देते हैं तो फिर उसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर समझाओ। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताता हूं। जो ताजा दूध का पीएच मान 6 होता है सभी को पता है, परंतु दही बन जाने पर इसके पीएच मान में कमी होगी। क्यों कमी होगी अभी पता चलेगा। इसकी अम्लीयता, जो अम्लीय प्रकृति है वो बढ़ जाती है। जैसे जब दूध होता है, क्योंकि ताजा दूध मीठा तथा दही खट्टा होता है। देखो कोई भी खट्टी चीजें हैं उसका पीएच मान कम होता है क्योंकि वो अम्लीय हो जाती हैं, और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। जितना ज्यादा खट्टा होता जाएगा उतना ज्यादा पीएच मान कम होता जाएगा। अब देखो ये मीठा से खट्टा बन गया, तो मीठा से जब खट्टा बन गया तो फिर इसकी पीएच मान में कमी होगी, ठीक है। तो इसीलिए जो ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, लेकिन दही बन जाने पर उसके पीएच मान में कमी होती है क्योंकि वो अम्लीय हो जाते हैं। ये है हमारा प्रश्न नंबर 6, और आई होप कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। सारों को नोट्स कर लो, और आप लोग इतना जितना बता रहा हूं उतने क्वेश्चंस याद करके चले जाओ। आप लोग 90% बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो, 90% मार्क्स। इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं जितना बता रहे हैं उतना प्रश्न आप लिख लो, ये हमारा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो आप लोग ये प्रश्न नंबर 6 नोट कर लो। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग ध्यान से समझो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदाहरण दीजिए। जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है वो क्या होता है? सबसे पहले आपको परिभाषा देना है, फिर उसका उदाहरण भी देना है। तो परिभाषा तो आप लोग जानते ही होंगे। परिभाषा क्या है? अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया। जो अम्ल होता है, जो एसिड होता है, और क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है? लवण तथा जल प्राप्त होता है। मतलब जब हम लोग अम्ल जो है और क्षार की अभिक्रिया आपस में कराएंगे तो हमें लवण प्राप्त होगा तथा जल प्राप्त होगा। अब तथा इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया समझ में आया? जैसे आपका जो एसिड होता है यानी कि अम्ल होता है और क्षार का आपस में अभिक्रिया करा दो तो वही अभिक्रिया आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे उदाहरण। उदाहरण में मैं आपको समझा दूं, जैसे अम्ल, कोई भी अम्ल ले सकते हो, और क्षार। तो पहले हम लोग लिख देते हैं, चाहे क्षार लिखो चाहे अम्ल लिखो। तो NaOH आपका क्या है? NaOH आपका क्या है? क्षार है। और क्षार में ये आपका अम्ल मिलाना है यानी कि HCl मिलाना है, ठीक है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करानी है तो आपको लवण कौन सा प्राप्त होगा? लवण आप लोग कुछ याद कर सकते हो, जैसे आपका NaCl है, KCl है, सारे आपके लवण है। यहां से Na जो आपका है और Cl एक तरफ हो जाएगा, NaCl, ठीक है। और हमारा जो H2O है यानी कि पानी एक तरफ हो जाएगा। बस ये सारी चीजें। अब आपको यहां तो पता है ये आपका क्षार है, ठीक है। क्या है? क्षार है। ये आपका अम्ल है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या प्राप्त हुआ? लवण प्राप्त हुआ। NaCl जो आप नमक खाते हो वही आपका ये है। और H2O जो आपका है वो जल है। तो यहाँ आप लोग बहुत ध्यान से देख सकते हो। यहाँ अगर इसका बाद नाम बताया जाए तो ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और HCl मतलब आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaCl मतलब Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, एंड H2O आपका पानी है। तो सारे का नाम याद हो गया, नोट कर लो। उदाहरण के साथ आप लोग सारे क्वेश्चंस को नोट कर लो, ठीक है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग देखने वाले हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग देखो क्या कह रहा है। सारे क्वेश्चंस आप स्टेप बाय स्टेप नोट कर लेना, ठीक है। कह रहा है कापर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखिए। जो कापर होता है, कापर के दो प्रमुख अयस्क का नाम बताना है तथा उनका सूत्र भी बताना है। तो पहला मैं आपको बता दूं, पहले आप लोग, पहला है कापर का अयस्क सल्फाइड अयस्क और दूसरा है ऑक्साइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क और ऑक्साइड अयस्क। लेकिन सल्फाइड अयस्क का मैं आपको उदाहरण बता देता हूं, साथ में आप लोग याद रखना सल्फाइड अयस्क का उदाहरण। तो वो है आपका कापर ग्लंस। क्या है? कापर ग्लंस, ठीक है। और उस सूत्र भी हमें बताना है, तो सूत्र आप लोग लिख लो। सूत्र होता है, देखो ये आपका सल्फाइड है, सल्फाइड मतलब S रहेगा यानी कि Cu2S, S जरूर रहेगा क्योंकि सल्फाइड S है। अब ऑक्साइड X में O रहेगा, जैसे आप लोगों का जो आपका है क्यूप्राइड, क्या है?
क्यूप्राइड, और क्यूप्राइड का फार्मूला आप लोग आसानी से कह सकते हो, केवल यहाँ S के जगह O कर दो, यानी कि Cu2O, बस हो गया। तो ये है हमारा, बहुत आसान है, सल्फाइड अयस्क और ऑक्साइड अयस्क। ये है कॉपर के दो प्रमुख अयस्क, और उदाहरण और पूरा आपको सूत्र अगर ऐसा आप लोग लिखोगे तो एक भी मार्क एग्जामिनर नहीं काट पाएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग देखने वाले जो आपको क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी मैंने पढ़ाया भी और अभी मैं आपको आगे पढ़ाने भी वाला हूं इसी वीडियो पे, के आधार पर व्याख्या कीजिए कि व्याख्या कीजिए क्यों जो कॉपर है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में से घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता। देखो जो आपका कॉपर है, कॉपर को जब आप लोग सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में मिलाते हो तो क्यों ये नहीं मुक्त करती, क्या, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो अभी आपको बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। देखो अगर आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी दिखाया जाए, अभी आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी, तो हम जानते हैं कि जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, जैसे अगर बात किया जाए, जैसे आपका ये है आपका श्रेणी, जैसे ये आपका श्रेणी है और यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जो ऊपर स्थित होंगे वो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर सकते, ऊपर मतलब ज्यादा इनसे अभिक्रियाशील हैं, और जो नीचे स्थित होंगे हाइड्रोजन के, ये अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकते। जो Cu है वो हाइड्रोजन से नीचे है, इसीलिए ये नहीं विस्थापित कर पाएंगे, हाइड्रोजन नहीं निकाल पाएंगे। वही यहां कह रहा है कि हम जानते हैं कि धातु जो होता है सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हो, वो अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाती हैं, और वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर जो है हाइड्रोजन से नीचे स्थित है। अब जब वो हाइड्रोजन से नीचे स्थित है तो परिणाम क्या होगा, अतः जो कॉपर जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में से घुलकर हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन गैस विस्थापित या फिर मुक्त नहीं कर पाएगा। क्यों मुक्त नहीं कर पाएगा, समझ में आया, क्योंकि जो आपका कॉपर है वो हाइड्रोजन के नीचे स्थित है, अगर वही कॉपर हाइड्रोजन के ऊपर स्थित होता तो ये आसानी से विस्थापित या फिर मुक्त कर लेता, लेकिन ये क्या है, ये नीचे स्थित है। तो यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट एंड इजी आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। समझ में आया, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, और अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारे क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग ध्यान से समझो, यहां क्या कह रहा है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है, इसके दो प्रमुख अनुप्रयोग या फिर उपयोग लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, रिकॉर्ड तोड़ चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि धातु की सक्रियता श्रेणी की परिभाषा आखिर होता क्या है, फिर मैं आपको समझाऊंगा पूरा इसका जो जो चीजें हैं, ठीक है। तो देखो जो धातुओं की सक्रियता श्रेणी, इन्हें आप कह सकते हो विद्युत रासायनिक श्रेणी। जो धातुओं की सक्रियता श्रेणी है, इनका दूसरा नाम है विद्युत रासायनिक श्रेणी। वह सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही क्रम, सबसे पहले सबसे ज्यादा वाला, फिर उससे कम, सबसे नीचे सबसे कम, ये होता है अवरोही क्रम। तो जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया जाता है, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी समझ में आया आखिर होता क्या है, और मैं आपको अभी बताऊंगा। ये आप लोगों के सामने कुछ मैंने धातुओं को रखा है, ये मैं आपको बता दूं, आप लोगों को यहां नाम तो पता ही होगा, या फिर मैं लिख देता हूं, ठीक है। के आपका क्या है, के आपका है पोटेशियम, क्या है, पोटेशियम, ये आपका क्या है, पोटेशियम, याद रखना, मैं आपको बताते चलता हूं। तो इन सभी का मैंने नाम लिख दिया है ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आए। पहला हमारा है पोटेशियम, दूसरा हमारा है सोडियम, तीसरा है कैल्शियम, चौथा है मैग्नीशियम, पांचवा है एल्यूमिनियम, जेड एंड जिंक, एफ वी आयरन, पी वी यानी कि लेड, एच हाइड्रोजन, सी यू कॉपर, और ऊपर यानी कि एच जी आपका पारा है, ए जी आपका है चांदी, एंड ए यू सोना। ये जो सबसे नीचे है ये सबसे कम अभिक्रियाशील है, अभी मैं आपको बताऊंगा, और ये जो आपका पोटेशियम है ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो ऐसे में एक मैं लाइन खींच देता हूं, जो कि अभी आपको देखो ये नीचे की ओर जा रही है, जितनी नीचे जाएंगी उतनी कम अभिक्रियाशील वाली धातुएं आती जाएंगी, ठीक है। ऊपर सबसे ज्यादा है, ये देखो इस टाइप से। तो यहाँ आप लोगों की जो सबसे कम अभिक्रियाशील है वो सबसे नीचे है, ओके। और ये मैं यहाँ लिख भी देता हूं
यहां लिख देता हूं कि सबसे ऊपर क्या है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। क्या है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील। ये हमारा सबसे ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। घटती अभिक्रियाशीलता, घटती मतलब घटना, घटती अभिक्रियाशीलता। और नीचे सबसे आपका क्या है, सबसे कम अभिक्रियाशील। क्या है? ये आपका सबसे कम अभिक्रियाशील है, सबसे कम अभिक्रियाशील। ये है आपकी सक्रियता श्रेणी, जो कि बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है, केवल आपको याद रखना है ये जो मैंने बताया है, यहां से यहां तक जो आपकी श्रेणी है। ठीक है, अब मैं आपको इनका अनुप्रयोग यानी कि उपयोग बता देता हूं, फिर आप लोगों का सारा ये जो सक्रियता श्रेणी है पूरा आपका याद कर लेना, इतना बड़ा है। ठीक है, यहां आप लोग देखो, पहला जो हमारा है वो है विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। आखिर हम यहां से तुलना कर सकते हैं, अगर आपसे पूछे कि Mg ज्यादा आपकी अभिक्रियाशील है कि Na, तो आपको बताना है Na ज्यादा अभिक्रियाशील है। क्यों? क्योंकि Mg जो है इससे ऊपर Na स्थित है विद्युत रासायनिक श्रेणी में। अगर आपसे कोई पूछे Cu ज्यादा अभिक्रियाशील है या Al, तो आपको बताना है Al ज्यादा अभिक्रियाशील है, क्योंकि ये जो है Cu से ऊपर स्थित है। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो आपका अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। और दूसरा क्या है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। अब आपको यहां से कैसे जानकारी प्राप्त होगी, जो आपका यहां भी आपको अगले क्वेश्चन में बताया गया था, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अगर कहे कि अम्ल, अम्ल में से ये सारे जो नीचे हैं ये सारे हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन से नीचे हैं, और ये जो ऊपर वाले हैं ये सारे हाइड्रोजन विस्थापित कर सकते हैं अम्ल में से। तो ये है हमारा पूरा विद्युत रासायनिक श्रेणी। पहले मैंने आपको समझाया परिभाषा, फिर मैंने आपको समझाया पूरी जो श्रेणी है विद्युत रासायनिक श्रेणी, फिर मैं आपको इनका अनुप्रयोग यानी कि जो दो उपयोग है ये समझा दिया। VIMP है, याद कर लोगे तो फिर बोर्ड एग्जाम में समझो आप लोग ही टॉपर हो। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, ये कार्बन तथा उनके यौगिक से है कि किसी एक योगात्मक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। सबसे पहले हम लोग समझेंगे आखिर योगात्मक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है, फिर हम लोग समझेंगे कि योगात्मक अभिक्रिया का समीकरण क्या होता है। और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VIMP है, आप लोग याद रखना, आप लोग ये जरूर याद रखना, नोट कर लेना जो मैं आपको बता रहा हूं सारे क्वेश्चंस। ओके, तो यहां आप लोग सबसे पहले समझो कि आपका योगात्मक अभिक्रिया होता क्या है। तो योगात्मक मतलब होता है जुड़ना, यानी कि योग होना। तो योगात्मक अभिक्रिया में पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं। जो पदार्थ है वो आपस में संयोग करेंगे और केवल एक पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, केवल एक पदार्थ तथा कोई भी अन्य पदार्थ नहीं बनाते। मतलब एक पदार्थ बनाएंगे, दो पदार्थ या तीन पदार्थ आपस में संयोग करेंगे और केवल एक पदार्थ बनाएंगे। ठीक है, अन्य कोई पदार्थ नहीं बनता, तो वही आपका जो होता है योगात्मक अभिक्रिया होता है। ओके, योगात्मक अभिक्रिया या इसे योग अभिक्रिया कहा जाता है, योग अभिक्रिया। ओके, तो यहां आप लोग उदाहरण समझ लो, जैसे आपका है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या है, ये आपका डबल बॉन्ड है, यानी कि इन लगेगा, यानी कि दो है मेथ एथ, यानी कि एथिलीन है। क्या है? एथिलीन। ओके, अब आपको इसमें हाइड्रोजन जोड़ लेना है, यानी कि H2। जब आप लोग इसमें H2 जोड़ोगे तो यहाँ आपको कुछ उत्प्रेरक रखना है, जैसे आपका Na, और आपको 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है। ये आपका उत्प्रेरक है। फिर आपको मिलेगा वो मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपका एक है, केवल एक है। ठीक है, इसे आप लिख सकते हो मेथ एथ, यानी कि एथेन। ये हमारा एथेन बन गया, ये केवल एक है। आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, देखो यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है, 2, यानी कि C2 और H6, ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने सिंगल बॉन्ड लगा के लिख दिया कि आप लोगों को ज्यादा आसानी से समझ में आए। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये आई होप कि आप लोग याद कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि जो एथिल एल्कोहल के दो प्रमुख उपयोग लिखिए।
जो एथिल अल्कोहल होता है उसका आपको दो प्रमुख उपयोग लिखना है। तो एथिल अल्कोहल आपको पता है जो अल्कोहल होता है उससे शराब बनाया जाता है, यानी कि जो शराब होता है और अन्य अल्कोहलीय पेय पदार्थ बनाने में, जो शराब पीते हैं उसमें काफी ज्यादा अल्कोहल होता है और जो अन्य पदार्थ पीने के लिए होते हैं उसमें भी अल्कोहल की मात्रा होती है। दूसरा है एक अच्छा विलायक भी है। अगर एल्कोहल यानी कि एथिल अल्कोहल की बात की जाए तो ये एक अच्छा विलायक भी है। तीसरा है पेंट, सल्फर, आयोडीन, गोंद आदि के विलायक के रूप में, इनके विलायक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जो आपका पेंट होता है, सल्फर होता है, आयोडीन होता है, गोंद होता है आदि के विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। सारे क्वेश्चंस आपको याद कर लेना है, ठीक है। खुद पे कॉन्फिडेंस लाओ, खुद पर विश्वास रखो। 40 प्रश्न याद कर लोगे तो फिर आप लोगों के अंदर एक विश्वास रहेगा, हम 90% ला सकते हैं इतने सारे क्वेश्चंस याद करने के बाद, ठीक है। और आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, इसे दिन रात लिखा गया है 5-6 डेज। तो आप लोगों को एक लाइक कर देना है, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना और आप लोग सारे को नोट्स कर लो। यहां आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा है कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है। साबुनीकरण, जो आपका साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिए, साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिए। यहां आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, लेकिन इसका जो उदाहरण है यानी कि आपका बनाने की विधि का रिएक्शन समीकरण बहुत हार्ड है, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो ध्यान से समझना। देखो लिखा हुआ है उच्च अणुभार, जिसका अणुभार क्या है, उच्च हो, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के, जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाता है। क्या कहा गया, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। और ये तेलों और वसाओं के NaOH, जो आपका NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तथा KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं और इस क्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। याद रखना, नोट कर लेना। ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, इतना अच्छा आपको कोई नहीं बताएगा, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग एज ए स्टूडेंट सारे क्वेश्चन नोट कर लो। उच्च अणुभार वाले जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। इतना तो साबुन होता है आपका परिभाषा, लेकिन इसको बनाया कैसे जाता है, तो ये तेलों और वसाओं के NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं, इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। बनाने का समीकरण समझो। बनाने के समीकरण में आपको क्या करना है, यहां लिखना है आपका CH2OCO, ठीक है, C17H35। देखो ध्यान से समझना, CH2OCO C17H35, पहले आपको ये लिखना है, फिर आपको सिंगल बॉन्ड लगाना है। सिंगल बॉन्ड लगाने के बाद फिर से आपको लिखना है CH2, यहां है तो केवल यहां CH कर लो बस, और फिर आप वही चीज लिख दो OCO C17H35 सॉरी। फिर आपको सिंगल बॉन्ड लगाना है। सिंगल बॉन्ड लगाने के बाद फिर आपको लिखना है CH2OCO C17H35, ये ओके। इतना करने के बाद आपको यहां प्लस लिखना है। प्लस लिखने के बाद आपको यहां क्या जोड़ना है, NaOH। क्या जोड़ना है, NaOH। यहां जो होगा आपका 3 NaOH होगा, क्योंकि यहां जो NaOH आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड की संख्या कितनी है, 3 है। फिर आपको मिलेगा क्या, ये समझो, मिलेगा आप लोगों को यहां, आप लोग ये जो आपका है ये आपका वसा है और इसे आप कह सकते हो ट्राइसिट्रेरिन, ठीक है। फिर आपको यहां NaOH मिलाना है, अभी मैं आपको लिखकर समझा दूंगा। फिर यहां से CH2, देखो यहां से जो आपका CH2 है और यहां से OH, एक OH यहां आ जाएगा। फिर आप सिंगल बॉन्ड लगाओ, फिर यहां से CH जो है यहां आ जाएगा और यहां 3 यानी कि OH है तो फिर एक OH यहां आ जाएगा, ठीक है। 3 OH है, देख लो यहां आगे 3 लगा दिया गया है। फिर यहां CH2 है, फिर आपको यहां CH2 लगाना है, फिर OH। तो यहां मैं आपको नाम बता देता हूं, ये आपका है ग्लिसरॉल। क्या है, ये आपका ग्लिसरॉल का फार्मूला है, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्लिसरॉल। और इसका नाम मैं आपको बता दूं तो ये आपका है वसा, या फिर आप इसे कह सकते हो ट्राइसिटेरिन,
ओके, अब साबुन कैसे बनेगा? साबुन बनाने के लिए बहुत आसान है। अब आपको साबुन का सूत्र पता होना चाहिए। साबुन का सूत्र क्या होता है? आपको यहाँ 3 लगाना है, C17H35 COONA, यही आपका साबुन है। कौन सा साबुन है? ये आपका साबुन जो है वो सोडियम स्टेरेट है, ठीक है। ये आपका साबुन है और इसका नाम है सोडियम एंड सिटेरेट। ओके, यही आपका साबुन है, ये टा है। तो ये आपका रिएक्शन है, मैंने कहा था रिएक्शन काफी हार्ड है। तो यह साबुनीकरण, साबुनीकरण समझ में आया? हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग समझो। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है जो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम लिखिए। आधुनिक आवर्त सारणी बहुत इंपॉर्टेंट ये नियम है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या है? एक है मेंडलीव की आवर्त सारणी, एक है आधुनिक आवर्त सारणी। तो दोनों में अंतर क्या है अभी आपको पता चल जाएगा ओनली 2 मिनट में। तो देखो यहां लिखा हुआ जो आधुनिक आवर्त सारणी के नियमानुसार जो तत्व होते हैं, कोई भी तत्व है, तत्व का भौतिक गुण भी होता है, रासायनिक गुण भी होता है। तो तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। पॉइंट समझो, जो तत्वों के भौतिक तथा आपके रासायनिक गुण हैं वो किसके आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु क्रमांकों के। यह है आधुनिक आवर्त सारणी का नियम। लेकिन अगर मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम हो तो सेम ऐसे है, लेकिन मेंडलीव में क्या करना है, यहां आपका जो परमाणु क्रमांक है वहां परमाणु भार कर देना है। तो उनके हिसाब से मेंडलीव की आवर्त सारणी के नियमानुसार जो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण होते हैं उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ये मेंडलीव जी ने कहा था और ये आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या है, इसमें आपको कैसे बताना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने देखा है बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दे बहुत आसान तरीके से। देखो परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व, 17 यानी कि क्लोरीन, 17 किसका परमाणु क्रमांक है? क्लोरीन। तत्व का आवर्त सारणी में वर्ग लिखना है और आवर्त लिखिए, किस वर्ग में है और किस आवर्त में है। सबसे पहले जो आपका क्लोरीन है यानी कि इसका 17 और 17 दूना 34 यानी कि लगभग 35 आपका परमाणु भार होगा। ऊपर वाला परमाणु भार है, नीचे वाला परमाणु क्रमांक है। ये क्या है आपका? क्लोरीन है, क्लोरीन। ओके, क्लोरीन है। अब इसका हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले लिखना पड़ेगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है, देख लेना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कैसे करोगे? देखो आपका जैसे 17 है तो आप लिखो 2 2 फिर 8 10 फिर 7 17 2 8 7, ये आपका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अब देखो बहुत आसान हो गया ना। यहां आपका देखो इसमें कितने हैं? 1 2 3, 3 क्या है? 3 आपके हैं, इसमें कोष हैं, 3 कोष हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3 कोष सम्मिलित हैं, देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 कोष सम्मिलित हैं तथा इसके अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, देख सकते हो हैं। अतः क्लोरीन जो होगा आवर्त सारणी में तृतीय आवर्त, कौन सा आवर्त? तृतीय आवर्त। जितने आवर्त हो 1 2 3 तो आपका तृतीय आवर्त और आपका सप्तम यानी कि 7 लास्ट में इलेक्ट्रॉन है तो समूह में उपस्थित है। कितना आसान है, कोई दिक्कत हो कोई कंफ्यूजन हो पूछ सकते हो, लेकिन अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने बहुत आसान भाषा में लिखा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। अब हम लोग देखेंगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 से आपका बायोलॉजी स्टार्ट हो जाता है, जो आपका बायोलॉजी है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पहला प्रश्न जो आपका है, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? आखिर हमारे अमाशय में अम्ल पाया जाता है, जबकि अम्ल जो होता है वो त्वचा पर काफी ज्यादा असर देता है, लेकिन फिर अम्ल पाया जाता है तो वो क्या भूमिका है हमारे अमाशय में? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे अमाशय में उपस्थित जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है, एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम, कौन सी एंजाइम? याद रखना एंजाइम का नाम, पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक है। पेप्सिन एंजाइम जो होता है उसकी क्रिया में सहायक है और भोजन में कीटाणुओं को भी नष्ट करता है। और जो अम्ल होता है वो जो भी भोजन में कीटाणु उपस्थित होते हैं उनको नष्ट कर देता है आसानी से।
तो फिर हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारे अमाशय में अम्ल की काफी इंपॉर्टेंट भूमिका है। तो ये आपको समझ में आया कि हमारे अमाशय में उपस्थित जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। जब एक अम्लीय माध्यम तैयार करेगा तो जो आपका पेप्सिन एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक है। जब पेप्सिन एंजाइम अपना कार्य करता है तो उसमें ये सहायता करता है और यह जो है भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को भी नष्ट करता है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। समझ में आया? अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन छोटा है। लिखा क्या है कि जाइलम, जो जाइलम होता है नाम सुना होगा, तथा फ्लोएम दोनों ऊतक है, पादप ऊतक में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत छोटा सा अंतर लिखना है। तो जाइलम जो होता है और फ्लोएम, इसमें क्या अंतर है, एक छोटा सा अंतर एक शब्द में बताना है। तो जाइलम जो होता है, जा से क्या होता है, जाइलम, तो जा से जाइलम, जा से जल, बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। और एफ से क्या होता है, एफ से फ्लोएम, एफ से फूड, फूड मतलब भोजन। तो क्या हुआ, याद हो गया ना? याद होने का मतलब है कि जो जाइलम ऊतक होता है पौधों में जल का स्थानांतरण करता है, जा से जाइलम, जा से जल, यानी कि जल का स्थानांतरण करता है। जबकि जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम, जबकि पौधों में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। तो फ्लोएम क्या करता है, फूड का यानी कि भोजन का स्थानांतरण करता है या स्थानांतरित करता है। तो ये है बहुत आसान सा ट्रिक और बहुत आसानी से समझ में भी आ गया होगा। तो जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जल का वहन कौन करता है पादप में, जाइलम, और भोजन का फ्लोएम, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, तो थोड़ा आप लोग ध्यान देना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 17। सारे क्वेश्चन आप समझो, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है इस वीडियो में। अब हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अंतर जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। धमनी तथा सिरा में क्या अंतर है? धमनी, धमनी का नाम सुना होगा और सिरा दोनों का नाम सुना होगा। इसमें आपको अंतर बताना है। मैं आपको 4 से 5 अंतर बताऊंगा और जितना बताऊंगा अगर उतना बोर्ड एग्जाम में लिख दोगे एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो एक एक अंतर को ध्यान से समझना। सबसे पहले आप धमनी हेडिंग डालना यहां, फिर अंडरलाइन कर देना, फिर सिरा, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही करना है। पहला, इसमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। जो रुधिर होता है धमनी में क्या होता है, हृदय से जो आपका रुधिर है, रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। जबकि सिरा में क्या होता है, इनमें जो होता है रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है। जो अंग होता है अंग से हृदय की ओर और ये हृदय से अंग की ओर, ठीक है। ये बहुत आसान है। देखो एक दूसरे का उल्टा होता है कि इसमें रुधिर जो होता है हृदय से अंगों की ओर बहता है, तो इसे याद कर लो तो आप ये समझ जाना कि इसमें रुधिर जो होता है अंगों की हृदय से ओर बहता है। दूसरा पॉइंट समझो, हृदय की धड़कनों के कारण रुधिर रुक रुक कर तथा अधिक दबाव के साथ बहता है। जैसे हृदय क्या होता है, धक धक करता है ना, तो इसीलिए जो हृदय होता है, हृदय की धड़कने के कारण क्या होता है, रुधिर रुक रुक कर तथा अधिक दबाव के साथ बहता है। किसमें, धमनी में। और सिरा में क्या होगा कि सिराओं में जो होता है रुधिर के अधिक बहाव, गति धीमी व एक सी होती है। जो रुधिर की बहाव की गति जो है धीमी होगी लेकिन एक जैसी होगी, एक चाल से बहेंगी, ठीक है। यह हमारा दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर क्या है कि इसकी दीवारें अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं। लचीली भी होती हैं लेकिन अत्यधिक मोटी होती हैं। तो जो आपका धमनी है उनकी दीवारें क्या होंगी, अत्यधिक मोटी होंगी तथा लचीली होंगी। सेम इसका भी है, इनकी दीवारें जो होती हैं पतली होती हैं तथा कम लचीली होती हैं। पतली होती हैं मतलब दीवारें पतली भी होती हैं तथा कम लचीली होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा है तीसरा अंतर। चौथा अंतर आप लोग समझ लो। चौथे में आपको क्या समझना है, इनका रंग जो होता है गुलाबी व चटक लाल होता है। जो आपका धमनी है इनका रंग क्या होगा, गुलाबी तथा चटक लाल होगा, ठीक है, धमनी का। और सिरा का क्या होगा, ये गहरे लाल रंग या फिर नीले बैगनी रंग का होता है। नीले बैगनी रंग या गहरे लाल रंग का होता है। कौन, सिरा। अब देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रायः त्वचा से दूर गहराई में स्थित होते हैं। जो धमनी होते हैं ये त्वचा से दूर गहराई में स्थित होते हैं तथा ये प्रायः त्वचा के समीप स्थित होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा आपके हाथ में हरी हरी नस दिखाई देती है, बैगनी थोड़ी सी, जो नीले बैगनी, तो वही है आपका सिरा। तो ये है धमनी तथा सिरा में अंतर। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया है और अगर ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो 100% फुल मार्क मिलेगा।
ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो आप लोग ध्यान से, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है जो द्विखंडन होते हैं तथा बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि जो द्विखंडन तथा बहुखंडन की परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए। तो आपको अभी समझ में आ जाएगा ओनली 2 मिनट या फिर 1 मिनट में। देखो जो द्विखंडन होता है और बहुखंडन, पहले आप नाम का अर्थ निकालो। द्वि मतलब दो, खंडन मतलब टूटना, यानी कि दो भागों में टूटना। ओके, और बहु मतलब क्या होता है, बहुत, और खंडन मतलब टूटना, यानी कि बहुत खंडों में टूटना। तो यानी कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे द्विखंडन के बारे में। द्विखंडन में क्या है, इस विधि द्वारा जो एक कोशिकीय जीव है, ऐसा जीव जिनमें एक कोशिका होती है और एक कोशिका से पूरा शरीर बना होता है। तो एक कोशिकीय जीव में जीव जो होते हैं दो भागों में विभक्त होता है। इसमें क्या होता है, एक कोशिकीय जीव दो भागों में विभक्त होता है और प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित होते हैं। यानी कि जो द्विखंडन होता है इसमें क्या होगा, इस विधि द्वारा जो एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव दो भागों में विभक्त होता है और दो भागों में विभक्त होने के साथ साथ दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन दोनों अलग अलग जीव बन गए। यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे बहुत सारे जीव बन जाते हैं एक अमीबा से। एग्जाम्पल अमीबा ही है, तो अमीबा आप एग्जाम्पल लिख लो, अमीबा। तो यही अमीबा जो है, एक अमीबा रहता है तालाब में, तो वही फैल कर बहुत सारे अमीबा हो जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे दूसरा जो आपका बहुखंडन है। बहुखंडन का एग्जाम्पल सहित हम लोग समझेंगे। बहुखंडन मतलब मैंने बताया है कि इस विधि में जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव अनेक भागों में विभक्त हो जाते हैं। अनेक भाग मतलब बहुत भाग, बहु मतलब बहुत, अनेक भागों में विभक्त हो जाता है तथा प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित हो जाता है। तथा इसका जो बहुत सारे खंड हो गए, लेकिन प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित भी हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं बहुखंडन। इसका एग्जाम्पल अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो मलेरिया परजीवी। मलेरिया परजीवी, ठीक है। तो ये हमारा है बहुखंडन, द्विखंडन तथा बहुखंडन। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। ये अब हम लोग देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, जो आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखो, बहुत आसान है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है जो परिवार नियोजन से आप क्या समझते हो। जो परिवार नियोजन होता है, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हो, और छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। जो छोटा परिवार होता है उनका क्या महत्व है, उससे क्या लाभ है, तो छोटे परिवार के महत्व को समझाना है। तो परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। कहने का अर्थ है जो परिवार का कल्याण चाहिए, तो जो बच्चों की संख्या है उसको सीमित रखो और परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया परिवार नियोजन कहलाता है। और यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो वह अधिक सुखी जीवन तथा अच्छा रहन सहन होगा। अगर परिवार में बच्चों की संख्या सीमित है तो उनका रहन सहन भी अच्छा होगा और उनका खान पीन भी अच्छा होगा, सुखी भी होंगे। क्योंकि अगर आपके पास उतने पैसे नहीं है, फिर भी आपके 10 या 5 या फिर 6 बच्चे हैं, तो फिर कैसे उनका रहन सहन करोगे, कैसे उन्हें खाना पानी दोगे, कैसे उनको रखोगे, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो फिर यही परिवार कल्याण की प्रक्रिया को चलाया गया है। तो ये है हमारा परिवार कल्याण और छोटे परिवार के महत्व, ठीक है। परिवार कल्याण की परिभाषा भी समझ में आ गया होगा, छोटे परिवार का महत्व भी समझ में आ गया होगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है जो अलैंगिक जनन की अपेक्षा जो लैंगिक जनन क्या लाभ है, यानी कि जो अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है, ठीक है। जैसे आपका अलैंगिक जनन की लैंगिक जनन, तो आप लोग देखो अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन अच्छा माना गया है और लाभ भी ज्यादा है। पहला जैसे आप लोग देख सकते हो, जो लैंगिक जनन से जनन संतति में विविधता आती है, जो जनन संतति में विविधता आती है, तो ये पहला लाभ है। दूसरा जो है जीन के नए युग्मक बनते हैं, जो जीन होता है उसके नए युग्मक बनते हैं, जिसके कारण जो अनुवांशिकता विविधता का विकास होता है, अनुवांशिकता का भी विकास होता है।
तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है नए जीवों की विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जो लैंगिक जनन है उसमें जो नए जीव का अगर विकास करना है तो इसका बहुत बड़ा योगदान है लैंगिक जनन का। ठीक है, तो ये है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो 3 ही मैंने लाभ बताए हैं और इससे ज्यादा आपको लिखना भी नहीं है बोर्ड एग्जाम में। लैंगिक जनन से जनन संतति में वृद्धि होती है या विविधता आती है। दूसरा पॉइंट है कि जीन के एक नए युग्मक बनते हैं जिसके कारण आनुवंशिकता विविधता का विकास होता है। और तीसरा पॉइंट है नए जीवों के विकास में इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, आनुवंशिकता के जनक का नाम लिखिए। जो आनुवंशिकता है उनके जनक कौन है, इनका नाम लिखना है। तो आनुवंशिकता के जनक आई होप आप लोग जानते होंगे। आनुवंशिकता के जो जनक हैं वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये है आनुवंशिकता के जनक। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है लिंग सहलंगता से संबंधित किन्हीं 2 बीमारियों का नाम लिखो। जो लिंग सहलंगता से संबंधित बीमारी है उनका नाम लिखना है। तो हम लोग फर्स्ट नंबर जो बीमारी है वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। और दूसरा जो है हीमोफीलिया। ठीक है, दूसरा हमारा है वर्णांधता। ये दोनों जो हैं लिंग सहलंगता से संबंधित है। हीमोफीलिया जैसे कहीं भी शरीर में कट जाए तो फिर खून बहना बंद नहीं होता, इससे मृत्यु भी हो सकती है। और वर्णांधता जो होता है लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। तो ये दोनों बीमारी हैं, काफी ज्यादा खतरनाक भी हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अंतर भी है बोर्ड एग्जाम के लिए। लिखा हुआ है डीएनए, जो डीएनए होता है तथा आरएनए में अंतर लिखना है। डीएनए तथा आरएनए में आपको अंतर लिखना है। तो डीएनए का भी नाम सुना होगा और आरएनए का भी नाम सुना होगा। ठीक है, तो पहले आप पहला अंतर देखो। यह मुख्य रूप से गुणसूत्रों में पाया जाता है। जो डीएनए होता है, डीएनए क्या होता है? यह मुख्य रूप से गुणसूत्रों में पाया जाता है और इसके अतिरिक्त अल्प मात्रा में हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। मतलब गुणसूत्र में तो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन अल्प मात्रा में हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। और इसमें क्या है पहला अंतर कि यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और अल्प मात्रा में केंद्रक में पाया जाता है। अल्प मात्रा में ये केंद्रक में पाया जाता है। ये पहला अंतर है, काफी आसान है और याद भी कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। दूसरा जो है इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। जो डीएनए होता है इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। देखो डीएनए का नाम क्या है? डीएनए, इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर इसका फुल फॉर्म याद रखना, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और इसमें कौन सी शर्करा पाई जाएगी? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। लेकिन अगर इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो केवल राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड मतलब इसमें केवल राइबोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, देखो अगर आरएनए की बात की जाए तो इसमें आपका राइबोज शर्करा पाया जाता है, लेकिन डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। ये हमारा दूसरा नंबर अंतर है। तीसरा देखो, तीसरा है इसमें जो एडेनिन का नाम सुना होगा, ग्वानिन, साइटोसिन व थाइमिन नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं या नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। किसमें? डीएनए में क्या पाया जाता है? एडेनिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन व थाइमिन नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। लेकिन इसमें तीसरा, इसमें जो है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तीनों सेम है। देखो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। लेकिन यहाँ थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। तो केवल आपको जो साइटोसिन है थाइमिन है, इसके स्थान पर केवल आपको यूरेसिल कर देना है और आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरा अंतर है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा आपको समझना है, चौथा नंबर अंतर कि इसका जो संश्लेषणकारी विकर डीएनए पॉलीमरेज होता है, जो संश्लेषणकारी विकर होता है वो डीएनए पॉलीमरेज होता है। लेकिन आरएनए में क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज होता है। इसका जो संश्लेषणकारी विकर आपका होता है आरएनए पॉलीमरेज होता है। तो ये है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। याद रहेगा ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर
24 यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, ध्यान से समझो, बहुत आसान है। देखो यहां जो लिखा हुआ है, गोलीय दर्पण की आपकी फोकस दूरी फिजिक्स है तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। अब आपका फिजिक्स स्टार्ट हो गया। तो जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है आपको पता होगा। तो मैं आपको बताता हूं इसका उत्तर। आप लोग देखो, जो फोकस दूरी है उसे एफ से डिनोट किया जाता है और जो वक्रता त्रिज्या है उसे आर से। तो जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, कि आधी होती है। कहने का मतलब क्या है, जो आपका वक्रता त्रिज्या है वो क्या होता है, जो आपका फोकस दूरी है। देखो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। यानी कि F बराबर क्या होगा, F जो होगा वो इसके आधा होगा। बस हो गया। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है। किस रंग के प्रकाश के लिए जो कांच का अपवर्तनांक जो होता है अधिकतम, यानी कि अपवर्तनांक आपको बताना है किस रंग का अधिकतम होता है, किस रंग का न्यूनतम होता है, ठीक है। तो यहां आप लोगों को बताया जाए, यहां तो आपका जो बैगनी रंग होता है, बैगनी रंग के लिए अधिकतम तथा लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। जो अपवर्तनांक जो होता है वो ध्यान से समझना, इसका उल्टा क्या होता है, अपवर्तनांक का उल्टा होता है तरंग दैर्घ्य। तो जिसका कम होगा उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा। जैसे लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है लेकिन अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। और यहाँ बैगनी रंग का आपका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है लेकिन जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है। यहां से आपको तरंग दैर्घ्य भी पता चल गया और अपवर्तनांक भी पता चल गया, ठीक है। ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि एक समतल दर्पण, जो समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 यानी कि +1 है, इसका क्या मतलब है। +1 अगर हो, +1, तो फिर इसका मतलब क्या है। इसका मतलब आसान सा है कि जो आपका धनात्मक चिन्ह का अर्थ है, जो अगर आपका +1 लिखा हुआ है तो +1 का अर्थ है जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा तथा प्रतिबिंब जो होगा आकार में वस्तु के आकार के जितना होगा। देखो अगर आपका आभासी तथा सीधा होगा तो आपके प्लस होंगे, यानी कि प्लस में होगा। और अगर +1 है तो इसका मतलब जो आपका प्रतिबिंब है और वस्तु वो दोनों साइज में बराबर हैं, उनका आकार जो है वो बिल्कुल बराबर है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। एक छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान से समझना भी होगा। मैंने छोटा सा ले लिया है इस क्वेश्चन को, तो इसको आप लोग ध्यान से समझना। चलो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जो 28 है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रांतिक कोण का है। देखो यहां से आपको थोड़ा सा क्रांतिक कोण में संबंध पता चल जाएगा, इसीलिए मैंने एक छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप का लिया है। 28, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण जो है आपका 45 डिग्री है। इस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो वायु के सापेक्ष तो द्रव का अपवर्तनांक है, जो वायु है, वायु के सापेक्ष जो द्रव है, द्रव का अपवर्तनांक क्या है, द्रव का अपवर्तनांक। तो द्रव का अपवर्तनांक होगा वो 1/sin c होगा, ठीक है। sin c मतलब क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण मतलब जो आपका 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या पता चला, 1/sin 45 डिग्री रख दो क्योंकि हमें 45 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर आपको 45 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ आपका हो जाएगा 1/45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो यहाँ कुल मिला के मल्टीप्लाई होके आपका √2 आंसर आ जाएगा। तो जो आपका अपवर्तनांक होगा वो √2 होगा, 2 यानी कि √2। तो ये है हमारा √2, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है।
अब हम लोग जो अगला क्वेश्चन 29 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ध्यान से समझना। यहां कह रहा है जो नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नेत्र की समंजन क्षमता है उससे आप क्या समझते हो। तो नेत्र की समंजन क्षमता यानी कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके, देखो जो फोकस दूरी है उसे समायोजित करके जो निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है। चाहे आपकी निकट वस्तु रखी हो चाहे आपका दूर वस्तु रखी हो, कोई दिक्कत नहीं। तो नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके, चाहे निकट आपका वस्तु रखा हो चाहे दूर, वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। जितनी ज्यादा आपके नेत्र की क्षमता होगी उतना स्पष्ट आपको दिखाई देगा वस्तु, चाहे दूर हो चाहे नजदीक हो। तो जितना कम आपका क्षमता होगा वही आपके नेत्र का पावर यानी कि कैपेसिटी आपका आइज कहलाता है, ठीक है। या फिर यहां देखो ये है समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। नोट कर लो जितना क्वेश्चन बताया गया है 29 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। वीडियो को फटाक से लाइक कर दो अगर लाइक नहीं किए हो, इतना मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए चश्मे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग करना होगा। जो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति हैं उनके चश्मे में किस प्रकार का लेंस लगता है। तो यहां देखो जो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित हैं, उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस, जो उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस होना चाहिए दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में। तो उत्तल लेंस, ठीक है। अगर निकट की बात की जाए तो उसमें अवतल लेंस। तो दोनों याद रखना कि दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का चश्मा और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का चश्मा का उपयोग किया जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। प्रश्न नंबर जो हमारा 31 है यानी कि 31 नंबर प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एक होता है दूरदृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष, लेकिन दूरदृष्टि दोष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दूरदृष्टि दोष की परिभाषा क्या है, इसका कारण तथा निवारण लिखिए। जैसे किसी को दूरदृष्टि दोष हो जाए तो उसके कारण क्या है और निवारण कैसे करेंगे, किस चश्मे का प्रयोग करेंगे, ये बताना है, ठीक है। तो देखो उत्तर क्या है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, मतलब नाम है दूर दृष्टि दोष, लगता क्या है कि दूर की वस्तुओं में दिक्कत होगा, लेकिन नहीं, इसके विपरीत होता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, और ये आपका दूर दृष्टि दोष कहलाता है, ठीक है। कारण क्या है, कारण यहां समझ लो। देखो पहला है कि नेत्र की वक्रता कम हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। जब फोकस दूरी बढ़ जाती है तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। जैसे आपकी फोकस दूरी ज्यादा दूर तक है तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन जो नजदीक होंगी वो नहीं दिखाई देंगी स्पष्ट। और दूसरा कारण देखो, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए। जो नेत्र लेंस है तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाए। जब नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाए तो ये दोनों कारण हैं दूरदृष्टि दोष का मैं एक फिगर समझा देता हूं। जैसे देखो आपका ये जो आप लोगों का आंख है और यहाँ 25 सेंटीमीटर जो है ये वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, बल्कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है। हमारा जो आपका बनकर रेटिना से पीछे ए पर बनता है यहाँ, यानी कि दूर वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन 25 सेंटीमीटर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसी प्रकार से आपका ये क्या है, यहाँ एस पर वस्तु रखी हुई है और हमें बहुत दूर तक वस्तुएं, ये सेकंड नंबर फिगर है, दूर तक वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। ये दोनों फिगर भी आप कारण में बना देना जो मैंने दोनों कारण दिया है यहां, ठीक है। उसके निवारण के लिए आपका है इस दोष से पीड़ित व्यक्ति में उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग होगा, आवश्यकता होगी उत्तल लेंस के चश्मे का। तो इतना आप लोगों को लिखना है और आई होप कि आपको ये 31 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31 आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन। 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए या 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे दोगे, आई होप कि आप लोगों को पता होगा 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे देना है। देखो बहुत आसान है, अगर आपको विद्युत धारा का फार्मूला पता हो, ठीक है।
यहां अभी मैं आपको बताता हूं, यहां जो आपका है, यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। देखो I बराबर क्या होता है, Q/T। तो अगर यहां Q जो है, Q का मात्रक कूलाम होता है तो 1 कूलाम कर दिया जाए, और समय का मात्रक सेकंड, इसको भी 1 सेकंड कर दिया जाए, और ये जो इसका मात्रक होता है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की परिभाषा ही देनी है। तो यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम, देखो ऊपर लिखा हुआ 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा, 1 एम्पियर होगा। ओके, ये है 1 एम्पियर की परिभाषा, और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको 1 एम्पियर की परिभाषा समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध क्या है, इसका मात्रक लिखिए। विद्युत प्रतिरोध क्या है, इसका परिभाषा बताना है और इसका मात्रक भी लिखना है। तो सबसे पहले आप समझो जो विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा, किसी चालक में या किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। जो विद्युत धारा, जैसे ऐसे विद्युत धारा जाती है तो विद्युत धारा ऐसे जाती है तो प्रतिरोध ऐसे ऐसे लग जाता है, तो भाई ये जिस गति से जाएंगी उस गति में कमी हो जाएगा, एक अवरोध, एक ब्रेकर टाइप का आ जाता है बीच में, तो यही आपका प्रतिरोध है। लेकिन यही कहा गया है कि किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है, और इसे R से व्यक्त किया जाता है। इसे R से व्यक्त किया जाता है। प्रतिरोध को किससे व्यक्त किया जाता है, R से। तो R बराबर यानी कि प्रतिरोध बराबर आपका होता है V/I। प्रतिरोध बराबर V/I। V क्या है यहां, विभव का अंतर यानी कि विभवांतर। क्या है ये, विभवांतर। और ये आपका है धारा, क्या है, धारा, विभवांतर, और ये आपका है धारा। अब R का जो मात्रक होता है, देखो R यानी कि जो आपका प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध मतलब आपका क्या, R का जो मात्रक होगा ये आप अनुपात में लगा लो। इसका मात्रक देखो, विभव का मात्रक होता है क्या, वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। सभी चीजें पढ़ाई गई हैं, एम्पियर। इसका ये भी मात्रक होता है, या फिर आप कह सकते हो ओम। इसका सबसे बढ़िया एंड बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया मात्रक ओम। यह है आपका प्रतिरोध का मात्रक, यह है सूत्र। सारी चीजें मैंने आपको प्रतिरोध के बारे में समझा दिया कि बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आपको छोड़कर नहीं आना है। यह हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे 34 क्वेश्चन। 34 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट VIMP क्वेश्चन, नोट कर लेना, कभी भी आपको छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, कि ओम का नियम क्या है और प्रतिरोध का मात्रक सूत्र लिखिए। देखो ओम का नियम जो है वो थोड़ा डिपेंडेंट है प्रतिरोध पर, तो ओम का नियम क्या है और प्रतिरोध का मात्रक तथा सूत्र लिखिए, या फिर आपसे पूछ सकता है ओम का नियम लिखिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे डिफिनीशन ओम के नियम का। तो ओम के नियमानुसार क्या कहा गया है, जब भौतिक अवस्थाएं जैसे यहां मैंने ताप लिखा है, दाब भी आपकी भौतिक अवस्था है, तो जैसे ताप, दाब आदि समान रहे, उसमें कोई भी चेंजेस ना हो, एकदम समान रहे, तो फिर होगा क्या कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिराओं के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। कोई भी कंडक्टर है यानी कि चालक में जब हम लोग उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो जो वो धारा होता है वो विभवांतर के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है जो विभवांतर होगा, चाहे जो लिखो, विभवांतर क्या होगा, समानुपाती होगा धारा का, धारा के समानुपाती होता है। अगर ये धारा के समानुपाती होता है तो यहां आप लिख सकते हो B समानुपाती I, और इस जब समानुपाती चिन्ह को हटाया जाता है तो एक स्थिरांक जुड़ जाता है, वो स्थिरांक अभी आपको बताया जाएगा। एक क्या जुड़ जाता है यहाँ, स्थिरांक, और स्थिरांक आपका कौन सा होता है, यहाँ स्थिरांक जुड़ जाएगा और यहाँ रहेगा I, और स्थिरांक जो आपका होता है वो B बराबर R/I होता है। यही आपका पूरा आपका ये हो गया, आपका पूरा आपका ओम का नियम का फार्मूला। अब यहां से अगर R बराबर पूछा जाए तो वो होता है B/I।
क्या होता है, V/I। और वैसे भी मैंने आपको अभी प्रतिरोध का मात्रक बता ही दिया है। तो जो ओम यानी कि इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। या फिर मैंने आपको एक चीज और बताया है, प्रतिरोध का मात्रक आप लिख सकते हो वोल्ट, यानी कि V आपका विभवांतर है, I आपका धारा है, एम्पियर। अभी जस्ट मैंने इसके आगे वाले क्वेश्चन में बताया। तो ये हो गया ओम का नियम। बहुत आसान है ओम का नियम, केवल कहते हैं लोग कि समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप ध्यान से समझो तो 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35 देखो बहुत आसान है, लेकिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे भूल जाते हैं इसका मात्रक क्योंकि थोड़ा सा अटपटा है। देखो लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक SI पद्धति में बताइए। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबक के चारों तरफ का क्षेत्र, उसका आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो वो आप याद रखना वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर SI पद्धति में क्या होता है, वेबर फिर प्रति मीटर स्क्वायर। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, VIMP क्वेश्चन है। लेंज का नियम लिखिए। जो लेंज का नियम क्या है, लेंज का नियम आपको बताना है। तो लेंज का नियम आई होप आपको पता होगा, नहीं पता हो तो अभी पता चल जाएगा। सारे क्वेश्चन नोट कर लेना। लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होती है। द्वारा, देखो बहुत आसान है, लेंज के नियम अनुसार प्रेरित जो विद्युत वाहक बल होता है सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके द्वारा बल, यानी कि बल, एक बल काट दो, बल स्वयं उत्पन्न होती है। जिसके द्वारा जो बल, ये आपका लेंज का नियम, यानी कि जो आपका बल है वो स्वयं उत्पन्न होती है, उसी कारण का विरोध करती है। ठीक है, तो ये है लेंज का नियम, पूरा नियम है। ये बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया है और VIMP है, याद कर लेना। ठीक है, कहना क्या है, लेंज के नियमानुसार जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं, जिसके द्वारा, जिस बल के द्वारा स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। अब हम लोग देखेंगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 37। अब आपके जो पीछे के चैप्टर हैं उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे आपका ऊर्जा का स्रोत, हमारा पर्यावरण, सारे से है। मैंने कहा है कि साइंस के एक चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है और मैंने खुद बताया है कि साइंस में कुछ नहीं आता, केवल ये वीडियो देखकर जितना बताया जा रहा है उतना याद कर लो तो आप काफी अच्छा मार्क स्कोर कर सकते हो क्लास 10 साइंस में। विश्वास रखो, ठीक है, कॉन्फिडेंस रखो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 37, ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए। जो ऊर्जा है, ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का नाम लिखना है। तो देखो ऊर्जा जैसे आपका कोयला है, कोयला से भी हमें ऊर्जा मिलती है। पेट्रोलियम यानी कि पेट्रोल से भी ऊर्जा मिलती है। प्राकृतिक गैस भी एक ऊर्जा का स्रोत है। पवन ऊर्जा भी एक ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा भी, ऊर्जा लगा हुआ है तो वैसा भी ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय ऊर्जा एंड ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं आदि, ये सारे ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं। कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, पवन ऊर्जा है और सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये सारे आपके जितनी भी ऊर्जाएं हैं आपके क्या है, उदाहरण है विभिन्न, यानी कि आपके ऊर्जा स्रोत का। क्वेश्चन नंबर 38 यानी कि 38 नंबर प्रश्न, ये क्या कह रहा है, क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें या फिर मार डालें। तो क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें, एक पोषी स्तर। तो खाद्य श्रृंखला के सभी पोषी स्तरों के जीव, यानी कि जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कोई भी पोषी वाला जीव, एक पोषी, आपका द्वितीय पोषी चाहे जो हो, तो वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे हम लोग पेड़ पौधे, अनाज, इन सब पर निर्भर हैं। ठीक है, जो मांसाहारी हैं वो भी दूसरे थोड़े इधर उधर निर्भर हैं। तो इसीलिए यहाँ कहा गया जो खाद्य श्रृंखला में सभी पोषी स्तरों के जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यदि किसी एक पोषी स्तर के सभी जीव मार डालें, किसी भी एक पोषी स्तर के अगर आप सभी जीवों को मार डालोगे तो फिर होगा क्या, तो पूरी श्रृंखला नष्ट हो जाएगी। पूरी श्रृंखला कैसे नष्ट हो जाएगी, किसी भी पोषी स्तर को मार डालोगे तो दूसरा वाला जो इन पर निर्भर था भोजन के लिए, उन्हें भोजन ही नहीं मिलेगा। अब जब भोजन ही नहीं मिलेगा तो फिर जिंदगी कैसे रहेगी, कुछ दिन बाद वो भी मर जाएंगे।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। जैसे ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है, अब जैसे बीच में से कट कर दोगे तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। 39 नंबर क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा विद्युत धारा के बारे में है। विद्युत धारा से आप क्या समझते हो, इसका मात्रक भी लिखिए। जो विद्युत धारा है उसका मात्रक भी लिखना है। विद्युत धारा से आप क्या समझते हो, परिभाषा भी लिखना है। तो विद्युत धारा बहुत आसान है। विद्युत धारा के बारे में, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा या विद्युत धारा की तीव्रता कहा जाता है। आवेश प्रवाह की दर यानी कि आवेश में आप टी यानी कि समय से भाग दे दो, समय दर मतलब दर यानी कि आपको भाग देना है, फिर वही तो आपका विद्युत धारा कहलाता है। कहने का अर्थ है जो आपका धारा होगा, यानी कि धारा को किससे, आई से डोनेट किया जाता है। धारा जो होगा आवेश प्रवाह की समय दर, आवेश प्रवाह की समय दर मतलब टी। तो ये हो गया आपका पूरा विद्युत धारा। ये आपका क्या है, ये सारी आपको समझ में आया। ये आवेश है, ये समय है यानी कि टी, और ये आपका विद्युत धारा है। और इसका मात्रक भी लिख देते हैं ना, इसका मात्रक जो होता है एम्पियर, बताया गया है लेकिन फिर से बता दिया जाए। एम्पियर या फिर आप लोग ये एम्पियर होता है, एक तो ये होता है एम्पियर, और दूसरा आप लोग कौन सा लिख सकते हो, दूसरा आप यहां से लिख सकते हो कूलाम। टी का क्या होगा, प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड लिख सकते हो यहां से। ये इसका मात्रक कूलाम, इसका मतलब सेकंड। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 39। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो आपका 40 नंबर वाला क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं। इसमें है वन संरक्षण हेतु सबसे उपयोगी विधि क्या हो सकती है। यह भी आपका लास्ट नंबर चैप्टर से है। तो स्थानीय नागरिकों के वन संरक्षण का प्रबंधन दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये वन का संपोषित तरीके से उपयोग करते हैं। तो ये हमारा सारा क्वेश्चन हो चुका है भाई, और बहुत सारे पेजेस थे, मैंने आप लोगों के लिए लिखा था, मेहनत किया था। यहाँ आप लोग देख सकते हो कितने सारे पेजेस जो मैंने खुद 2 घंटे बनाए हैं, 1 घंटे, बहुत मेहनत किया है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सा आप लोग हेल्प करो, और वीडियो को लाइक कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इतना मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए। आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को आपको सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है जिनको साइंस में दिक्कत है। कोई भी फ्रेंड्स हो साइंस में दिक्कत है, ये 40 प्रश्न याद करके चला जाए, 90% स्कोर कर सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और हम लोग मिलेंगे किसी और नेक्स्ट इसी तरह के वीडियो के साथ। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।